मतलब लोन इज़ द वर्स्ट थिंग विच यू कैन टेक इन योर लाइफ। सो 800 रुपये को आप 50,000 को 800 रुपये से डिवाइड कर दो, सो दैट इज़ योर लोन एलिजिबिलिटी। अब मैं कहूँगा मैं आपको लोन दूंगा तो आप पेपर दो, पेपर्स है नहीं तो बस मैं आपको दे दूँ ऐसे लोन। सोच के सब चलते हैं कि यार ठीक है, 1 लाख की सैलरी है तो 1.5 करोड़ का लोन मिल जाएगा, 2 करोड़ का लोन मिल जाएगा। सो मैक्सिमम बैंक्स की जो ऑप्शन है वो फेल होती है। ओके हाँ, सो मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी बैंक्स की फेल होती हैं, डिपेंड्स। आपने मेरे दिल की बात कर दी है, मैं क्या क्या के थक गया हूँ। सो लोन अच्छा और बुरा दोनों ही प्रोस्पेक्ट हैं। जो ऑनलाइन चल रहा है जरूरी नहीं है वो हर चीज़ सही हो। आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करो। बिजनेस वालों को एक बहुत कंप्लेंट होती है कि यार उनको बहुत जल्दी लोन मिलते नहीं है। तो अरे ये भी बता दो किससे ली थी आपने प्रॉपर्टी? सो वन ऑफ माई फ्रेंड, सो क्या नाम है उसका? अभी मन नहीं जाता। जय भूमि जय भारत। आज का पॉडकास्ट कुछ लोगों को टैबू भी लग सकता है, स्पेशली पेरेंट्स को, मिडिल क्लास पेरेंट्स को कि यार ये क्या बात कर रहे हो और ये क्या बता रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा क्यों? वो इसलिए बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने भी कभी इस चीज़ के लिए मुझे, स्पेशली जब मैं बड़ा हो रहा था, तो कभी मुझे बोला नहीं कि यार ये चीज़ लेना। अब ये क्या चीज़ है? इसको बोलते हैं लोन। मुझे हंसी क्यों आई उसके पीछे आप ऑब्वियसली जब आप पॉडकास्ट सुनोगे तो आपको समझ आएगा। लोन एक ऐसा टॉपिक है जो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। अब ये है क्या इन डिटेल, आप इसको कैसे अपने अच्छे के लिए यूज़ कर सकते हो, कैसे आप इसके ऑब्वियसली नुकसान खा सकते हो, इस पॉडकास्ट में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इसके लिए मैंने आज जो अपने गेस्ट हैं उनको इन्वाइट किया है। उनका नाम है सचिन जैन। ये अपने, अगर मैं पिछले रोल की बात करूं, आज तो ये बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन अगर पिछले रोल की बात करूं तो पिछले रोल में ये एक ग्लोबल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इनका वहाँ भी काम था, ये कंपनी को लेके गए थे फ्रॉम 2 ऑफिसेस टू 500 ऑफिसेस इन ऑल ओवर इंडिया। तो इनको जो एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, फिर चाहे वो लोन से रिलेटेड हो या फिर इससे रिलेटेड कि लोग कैसे गलत इस्तेमाल करते हैं लोन का, सही तो करते ही करते हैं बट गलत भी कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका भी। तो हम आज डिटेल में इनसे समझेंगे कि आप लोन लेके कैसे उसको ढंग से इस्तेमाल करके आप अपना एक एसेट और अपने लिए पैसा जमा या पैसा कमा सकते हो थ्रू लोन। तो चलिए पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मतलब मैं जिस खानदान में या जिस माहौल में पला बड़ा हूँ उस टॉपिक के बारे में लोग बात ही नहीं करना चाहते, स्पेशली इन मिडिल क्लास, और वो है लोन। अब लोन, जब मैं बड़ा हो रहा था तो लोन को लेके बातें होती थी कि यार लोन नहीं लेना चाहिए, मतलब लोन इज़ द वर्स्ट थिंग विच यू कैन टेक इन योर लाइफ। ठीक है, ऑब्वियसली जब बड़ा हुआ तो धीरे धीरे कुछ और नए लोग मिले तो पता लगा कि यार लोन के और भी यूज़ हो सकते हैं और जिनसे आप पैसा भी बना सकते हो। पहली चीज़ तो आप लोन का बिज़नेस कर रहे हो, उसी से रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस 20 साल का रहा है, प्लस आप जैन भी हो। ठीक है, तो आप मुझे अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि लोन लेना अच्छा होता है, बुरा होता है? सो लोन अच्छा और बुरा दोनों ही प्रोस्पेक्ट हैं। ठीक है। तो अगर कोई आदमी कंजर्वेटिव है, रिजर्व्ड है, जिसको अपनी क्वालिटी पे, एबिलिटी पे शक है, उसके लिए बुरा हो सकता है। और जो आदमी चाहता है कि हाँ उसको लाइफ में ग्रोथ मिले, उसका एसेट बेस हो, एक अच्छी हाइट पे पहुँचे, गाड़ी हो, घर हो, और इनकम उतनी ना हो, तो कैसे पहुँचेगा? ओके। बिना लोन के कैसे आप एक डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हो? कैसे आप घर खरीदोगे? आप 1 करोड़ का घर ले रहे हो, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, कैसे आप 1 करोड़ का घर लोगे? सही बात। या आपके पास 50,000 रुपये हैं एंड यू वांट टू बाय स्विफ्ट डिज़ायर स्टार्टिंग में, तो कैसे आप गाड़ी खरीदोगे? सो लोन तो आप आज टीवी ले लो, फ्रिज ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, यू बाय एनीथिंग, इवन मेडिकल एक्सपेंस ऑल्सो, योर टूर एक्सपेंस ऑल्सो, हर चीज़ तो आपका लोन और EMI से बंधा हुआ है। सो आज की डेट में इफ़ यू वांट टू सर्वाइव, सो बिना लोन के तो नहीं हो सकता। एंड इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, तो लोन इज़ मस्ट। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप लोन कितना ले रहे हो, आपकी जेब कितना अलाउ कर रही है। सो कोशिश ये रहती है फॉर ए बिगिनर कि लोन कम से कम लिया जाए। धीरे धीरे इनकम बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने लोन को ऊपर नीचे कर सकता है। जब तक आपको लोन का सही इस्तेमाल समझ ना आ जाए कि इस लोन को सही इस्तेमाल कहाँ करना है। सही सवाल कहाँ करना है। लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी लेते हैं, राइट। सो सबसे पहले कोई भी आदमी अपना कैरियर बनाता है तो सबसे पहले बाइक खरीदता है या गाड़ी खरीदता है, राइट, विच इज़ ए डेप्रिशिएटेड एसेट, राइट। तो
बट चूंकि वो एक लाइफ स्टाइल है, वो भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तो वो लेना पड़ता है। बट जब एक इनकम बढ़ जाती है तो वो डिपेंड करता है कि हाँ वो अब सही राइट इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस लोन को और या नहीं कर रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन कि हाँ आप सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एक ना थोड़ा सा पर्सनल सवाल है आपसे। जैसे मैंने आपको बोला आप जैन हो, ठीक है, और मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था जैन्स के बारे में कि कहाँ इंडिया में मतलब साइज़ वाइज बहुत छोटा साइज़ है, 0.4% इंडिया की पॉपुलेशन का। एंड जब बात करते हैं बिजनेस की और जब बात करते हैं किसी भी चीज़ में आप चले जाओ, जेन्स आर ऑन टॉप, ठीक है। तो क्या आप एज अ कम्युनिटी, अब सिर्फ मैं क्योंकि आप अभी एक कम्युनिटी मीटिंग में भी होके आए हो, राइट। तो वहाँ पे लोन्स को लेके बात होती है, वहाँ पे एसेट बिल्डिंग को लेके बात होती है, और वहाँ पे एज लोन को समझा क्या जाता है, मतलब कि यार इज इट अ गुड और अ बैड, जस्ट फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव ऑफ जैन। बिकॉज आप कह रहे हो, अगर जैन कह रहे हैं तो धंधे के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, उस पर क्या ठीक है आप? देखो जैन क्या है ना, मतलब जैन लोन लेते भी हैं और देते भी। देते भी। सो डिपेंड करता है कि कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, राइट। अब मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है, मेरे को जैन हमेशा कभी भी लोन लेंगे। पहले मेरा भी ये मिथ था कि जैन कहाँ लोन लेते होंगे। आज की डेट में तो सारे बनी और जैन ही लोन लेते हैं, बाकी तो शायद ही कोई लेता है। तो सबसे ज़्यादा लोन अगर किसी के मिलेंगे तो वो गर, गोयल, गुप्ता, जैन्स इन्हीं लोगों के मिलेंगे। पंजाबियों का तो नाम बदनाम किया हुआ है। सो बनिया और द कम्युनिटी जो सबसे ज़्यादा लोन ले रही है, राइट। अब आप कहते हो कि लोन लेने चाहिए। अब अभी मैं अपना भी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आई बोट स्मॉल प्रॉपर्टी जो 2.5 करोड़ रुपए के आसपास की थी, हाँ, राइट। सो अरे ये भी बता दो किससे ली थी आपने प्रॉपर्टी? सो वन ऑफ माई फ्रेंड, सो क्या नाम है उस फ्रेंड? अभी बनने जाता सो वो प्रॉपर्टी मैंने उनसे ली। सो ही आस्क मी कि भैया प्रॉपर्टी है, एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, 7,000 रुपये पे आपको मिल रही है, 10,000 रुपये पे लॉन्च होगी, एंड आने वाले टाइम में तो 12,000 14,000 टाइप्स जानी है। सो आई डू द ड्यू डिलीजेंस, क्या बिल्डर की रीच है, क्या उसकी गुडविल है, किस तरह के प्रोजेक्ट उसने डिलीवर किए हैं, ये सारा चेक करने के बाद फिर मैंने अपना देखा मेरी पेइंग कैपेसिटी क्या है, मेरा रिस्क कहाँ पे कितना है। सो मैंने वो प्रॉपर्टी ली विदाउट हैविंग सरप्लस इन हैंड। अब उसमें मेरे को पता था कि बिल्डर अच्छा है, इस प्रोजेक्ट में मेरे को लोन मिल जाएगा। अब अगर मेरे को लोन नहीं मिलता तो वो जो मेरे को आज 7,000 रुपये की यूनिट मिल रही है, 7,500 7,000 की वटेवर पर स्क्वायर फीट। सो मुझे पता है कि ये मेरे को 10,000 11,000 रुपये देगी आने वाले टाइम में, और बहुत जल्दी दे देगी। हो सकता है 12,000 15,000 भी आ जाए। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे को बिना लोन के लिए लेनी है तो 2.5 करोड़ या 2 करोड़ जो भी अमाउंट उसका बनेगा शायद मैं ना दे पाऊँ। सही बात है। बट मुझे पता है कि इस पर मेरे को लोन मिल जाएगा। और उसमें भी क्या है कि आज मैं ये प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू पे एंटायर अमाउंट टू बिल्डर, इट विल बी पेइंग इन इंस्टॉलमेंट, जहाँ पे मैं सिर्फ बैंक को स्मॉल इंटरेस्ट दूंगा। सो आफ्टर ए ईयर अगर मैंने 1 करोड़ रुपए भी लिया बैंक से, जिसपे मैंने अगर सिंपल इंटरेस्ट भी पे किया पार्टली, सो लाख सवा लाख रुपए का अगर मैं इंटरेस्ट महीने का दे रहा हूँ, आई एम गेटिंग प्रॉफिट ऑफ 50-60 लाख रुपीज़। सो व्हाट इज़ बैड इन इट? सही बात। सो कोई भी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, वो कोई इन्वेस्टमेंट इस तरह की कर रहे हो आप। अभी तो पहले तो प्रॉपर्टी के लिए लोन लेते थे, अब तो लोग बाग शेयर्स के लिए लोन ले रहे हैं कि भैया ये शेयर भागने वाला है। सो अभी तो यही ट्रेंड चल रहा है कि भैया मार्केट भाग रही है, सारे ब्लू चिप शेयर उठा लो। सो समटाइम्स गुड, समटाइम्स बैड। सो आपकी वही कैलकुलेशन अगर सही है तो यू विल बी इन अ गुड पार्ट, अदरवाइज यू विल बी इन अ डेब्ट। ओके, अभी आपने मेंशन किया कि प्रॉपर्टी हमने इंटरेस्ट का के सिंपल इंटरेस्ट, थोड़ा सा ये बताओगे कि इंटरेस्ट कितने तरीके के होते हैं और कौन सा लेना चाहिए, किस तरीके का प्रॉफिटेबल होता है, स्पेशली इन होम लोन? सो इंटरेस्ट के ना अलग अलग मेथडोलॉजी है। सो एक तो होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, दोनों एक बार समझा दो। सो वन थिंग, एंड दूसरा होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट तो हमने बुक्स में बचपन में पढ़ाई है। फिर भी एक बार समझो। सो सिंपल इंटरेस्ट होता है कि भैया मैंने 100 रुपये का लोन लिया, जिसपे 10 रुपये का मेरे को ब्याज देना था, ठीक है, राइट, 10% का। सो साल में 100 रुपये के ऊपर मैंने 10 रुपये का ब्याज दिया, सो 110 रुपये, दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब ये है कि मैंने 10 रुपये पे ब्याज पे लिया, राइट, और वो मैं नहीं पे करता, राइट। सो अगले महीने जो मेरे को पे करना है ब्याज, वो 100 रुपये प्लस 10 रुपये, सो 110 रुपये पे ब्याज पे करना है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग।
ओके तो जब आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो और वो इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल मूलधन में जब ऐड हो जाता है उसके ऊपर जो ब्याज लगता है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ओके ये तो एक नॉर्मल पुराने जमींदार और ये सब तरह से चल करते आए हैं। ठीक है बैंक में जो हम बात करते हैं, अगर बैंकिंग फाइनेंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग क्या होता है और फिक्स क्या होता है। सो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है कि हमने आपको, बैंक ने आपको 10% पे पैसा दिया, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कल को आरबीआई रेपो रेट घटाती है या बढ़ाती है, सो आपने अगर फिक्स रेट ऑप्ट किया है तो आपके रेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सो इट विल बी फिक्स। अगर आपने 9% पे लिया है तो 9 रहेगा, 10 पे लिया है तो 10 रहेगा, 8 लिया है तो 8 रहेगा। सो उसमें आपका चेंज नहीं होगा। फ्लोटिंग ये होता है कि जैसे जैसे आरबीआई रेपो रेट में प्लस माइनस करती है तो योर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल प्लस माइनस अकॉर्डिंगली। ठीक सो अगर उन बैंक रेपो रेट जैसे अभी 6.5% चल रहा है पिछले 2 साल में, अब एट द टाइम ऑफ कोविड इट वॉज 4%, अभी 6.5% है, तो 2.5% रेट बढ़ा है, रेपो रेट बढ़ा है, तो 2.5% से सभी बैंक्स ने रेट बढ़ा दिए। ठीक द टाइम इट विल गोइंग डाउन, सो तब वो घटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अभी आपने जैसे बोला कि होम लोन, अगर थोड़ा सा डिटेल में अगर होम लोन के ही घुसें, होम लोन को लेके ना, जैसे मैं जब अपने इन्वेस्टर से बात करता हूँ, किसी की सैलरी 1 लाख है, 1.25 लाख है, तो उनको नहीं पता होता कि उनको कितना लोन मिल जाएगा। ठीक है, सोच के सब चलते हैं कि यार ठीक है, 1 लाख की सैलरी है तो 1.5 करोड़ का लोन मिल जाएगा, 2 करोड़ का लोन मिल जाएगा। लोगों को नहीं पता है। तो बैंक्स कैसे डिसाइड करती हैं, किस बेसिस पे डिसाइड होता है कि भाई क्या सैलरी है? कंपनी भी डिसाइड, क्या कंपनी भी मैटर करती है होम लोन में? क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके बेसिस पे एक बंदे की होम लोन एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है? सो फॉर एज यू सेड, सैलरीड को कैसे पता लगेगा उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, राइट? अब कोई भी बैंक आपको फंडिंग कर रहा है, सो बैंक हो या कोई भी लेंडर हो, वो ये देखता है कि मतलब इज़ लिविंग इन दिल्ली, राइट? तो उसके पर्सनल खर्चे भी, घर का किराया भी है या अपना भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, घर के ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड के लिए जो एक्सपेंस चाहिए वो चाहिए। ठीक है। सो बैंक ये मान के चलता है कि 50% तो ये इसका अपना पर्सनल खर्चा है, अच्छा। राइट? सो अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का उसका सैलरी है, राइट, और 1 लाख रुपए में उसकी कोई ऑब्लिगेशन आज की डेट में नहीं चल रही है, ठीक है? सो 1 लाख में से वो बैंक ये कहता है कि भैया अगर ये अच्छी कंपनी है, राइट, तो वहाँ पे कभी कभी वो उसको मान के चलता है कि वो 40% में भी खर्चा चल जाएगा। ठीक है। उसके लिविंग स्टैंडर्ड से पता लग जाता है। किसी की 2 लाख सैलरी है और एक नॉर्मल फैमिली का दिल्ली में 50 से 60 हज़ार रुपये का मिनिमम खर्चा है, बेसिक खर्चा है। सो 1 लाख रुपए की सैलरी है तो 50 हज़ार तो इसके अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। अगर वो इससे ज़्यादा लोन ले रहा है तो वो रिस्की हो जाता है, जबकि बैंक देते हैं, बट दिस इज़ ए रिस्की कंपोजिशन फॉर ए बैंक। सो 50% अगर उसकी सैलरी खर्चे में जा रही है और 50% का वो लोन पे कर सकता है, तो 50,000 रुपये की आपकी रीपेइंग कैपेसिटी है। ठीक है। सो अगर वो कस्टमर होम लोन के लिए जा रहा है, सो पहले होम लोन होता था 20 साल के लिए, अभी हो गया 30 साल तक भी हम कस्टमर को देते हैं। ठीक है। सो 30 साल में हम फैक्टर लगाते हैं जो भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। फॉर एग्जांपल 8.5% पे 30 इयर्स का क्या ईएमआई आता है, सो 50,000 डिवाइडेड बाय दैट ईएमआई, दैट इज़ योर रीपेइंग कैपेसिटी। मोटा मोटा क्या लेके चल सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रफली अमाउंट बता रहा हूँ, जैसे 800 रुपये आपकी मंथली ईएमआई बैठती है एट द रेट ऑफ 8.5% फॉर 30 ईयर्स, रफली, आई एम नॉट गिविंग द एग्जैक्ट फिगर। ठीक है। सो 800 रुपये को आप 50,000 को 800 रुपये से डिवाइड कर दो, सो दैट इज़ योर लोन एलिजिबिलिटी। ओके। तो बेसिकली ये कोई भी मैथ कर सकता है, कोई भी मैथ अपने कर घर में सकता बैठ के। है, बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज फॉर सैलरीड कंपोजिशन, राइट? जहाँ पे सैलरी 4 लाख है, 5 लाख रुपए है, तो आदमी को खर्चा तो नहीं है, 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि बैंक कहता है कि भैया ये इज़ ए गुड प्रोफाइल, डूइंग गुड, वर्किंग विद ए गुड कंपनी, गेटिंग गुड सैलरी, तो हम इसका यहाँ पे 70% ले लेते हैं। 4 लाख रुपए की सैलरी है तो 1,20,000 में भी अपना खर्चा चला सकता है, तो उसको 2,80,000 रुपये तक की ईएमआई का लोन दे सकते हैं। अब इसमें भी एक और है कि अगर उसके पहले से एक कार लोन चल रहा है या एक पर्सनल लोन चल रहा है, सो टोटल एलिजिबिलिटी वही रहेगी। तो अगर उसकी आज की डेट में 1 लाख रुपए में 50,000 रुपये में वो 10,000 रुपये की ईएमआई भी पे कर रहा है, तो उसको 40,000 रुपये के हिसाब से लोन मिलेगा, ना कि 50,000 के हिसाब से। समझ हुआ। सो जो भी ऑब्लिगेशन है वो उसकी हमेशा ऑब्लिगेट की जाएंगी। ओके। अब थोड़ा सा अगर इसी में बात करें कि लोन में जब बिज़नेस की बात करते हैं, बिज़नेस वालों को एक बहुत कंप्लेंट होती है कि यार उनको बहुत जल्दी लोन मिलते नहीं हैं, ऐसा क्यों? अब जैसे मेरे पास भी ना रोज़ एन नंबर ऑफ क्वेरीज आती हैं कि लोन तो चाहिए बट पेपर्स हैं नहीं। सो एवरी डे आई यूज टू गेट 120 130 लीड्स, राइट? सो जब वो लोन के लिए आते हैं कि सर लोन चाहिए, अब लोन तो चाहिए
ना तो जीएसटी है उनके पास, हाँ, ना आईटीआर है उनके पास, ना टर्नओवर बुक्स में दिखाते हैं। अब आप मेरे पास एज ए लेमैन आते हो बैंक के पास, अभिमन्यु आए मेरे पास कि सर मेरे को लोन चाहिए, मैं आपसे पेपर मांगता हूँ, मेरी कोई आपसे रिश्तेदारी तो है नहीं, सही है। ना मैं आपको जानता हूँ। अब मैं कहूँगा मैं आपको लोन दूंगा तो आप पेपर दो, पेपर्स है नहीं तो बस मैं आपको दे दूँ ऐसे लोन। हाँ, राइट। सो मैं आपको कैसे समझूँ, आपकी रीपेइंग कैपेसिटी देखूंगा, आपकी इनकम देखूंगा, पेपर्स ही तो बताएंगे वो। अब आपके पास जीएसटी नहीं है, आपने टर्नओवर बैलेंस शीट नहीं बनाई हुई है, तो मैं कैसे समझूँ कि आपकी क्या इनकम है, कैसे लोन दूँ मैं आपको। ठीक। अभी जैसे आपने बोला आईटीआर का, तो कितना आईटीआर होना चाहिए टू गेट, मतलब ये कैसे डिसाइड होता है कितने का आईटीआर है तो इतना लोन मिल जाएगा? आईटीआर अपनी मर्जी से नहीं होता, आईटीआर आपकी इनकम के ऊपर है कि आप कितनी इनकम आपकी है, जितनी आपकी इनकम होगी आप उस हिसाब से रिटर्न फाइल करोगे, उस हिसाब से लोन मिलेगा नहीं मिलेगा दैट इज सेकेंडरी। ठीक है। बट ये तो नहीं है ना कि आपकी इनकम 50,000 है और आप रिटर्न भर रहे हो 20 लाख रुपए की। वो तो ऑब्वियसली सो पॉसिबल। जो आपकी रिटर्न है, जो इनकम है, वो तो आपको ज़्यादा से अच्छा पता है कि आप उसको रीपे कर सकते हो नहीं कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ। फॉर एग्जांपल किसी ने कि 10 लाख रुपए की आईटीआर है, ठीक है, 10 लाख रुपए की आईटीआर भर रहा है, तो उसको कितना लोन मिल सकता है? सिंपल कैलकुलेशन मैंने अभी आपको सैलरी की समझाई थी। अच्छा, वो सेम ही कैलकुलेशन अब 10 लाख रुपए की है उसकी, तो महीने की मोटा मोटा 80-85 हज़ार रुपये की मंथली इनकम आ गई उसकी। ओके। राइट। सो बिजनेसमैन में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि बिजनेस में वो अपने प्रॉफिट को मॉडिफाई कर लेता है एज पर हिज कन्वीनियंट, है ना। सो हम ये मान के चलते हैं कि जित बिजनेस वाला जो दिखा रहा है, जहाँ पे हम सैलरीड का 50-60% ले रहे थे, इन सेल्फ एम्प्लॉयड हम वो 100% भी ले लेते हैं। ओके। सो हम सोचते हैं कि अगर इसने एक 10 लाख की इनकम दिखाई है, 12 लाख रुपए की इनकम दिखाई, तो इतनी तो ये EMI आराम से दे ही देगा, तो आई एम श्योर इसकी इनकम तो ज़्यादा होगी। तो सैलरीड का तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इतनी सैलरी है, इतनी इसकी ऑब्लिगेशन है, इतनी एलिजिबिलिटी बन रही है। बट सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या है, उसके बहुत सारे मेथड हैं। अगर वो आईटीआर नहीं भी दिखा रहा है, बैलेंस शीट नहीं भी दिखा रहा है, तो हम उसकी बैंकिंग बिहेवियर देखते हैं कि बैंक में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, तो हम उसकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे भी पैसा देते हैं। जीएसटी से भी हम वैलिडेट करते हैं कि भैया कितनी टर्नओवर दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल वो एक ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे मार्जिन 20% 25% है, बैलेंस शीट में वो 5% ही आ रहा है, राइट। तो हमें पता है कि ये किस लाइन ऑफ इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो हम उस पर जीएसटी की टर्नओवर जो उसकी वैलिडेट होती है, हम उसके ऊपर भी उसको पैसा दे देते हैं। हम देखते हैं जैसे किराना स्टोर है, सुबह से शाम तक उसके पास दाल आटा चावल सब बिक रहा है, राइट, कोई पक्के का हिसाब किताब नहीं, वो भीड़ लगी पड़ी है, सारा कच्चे में काम। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम इवेलुएट करते हैं उसका बिजनेस, वेरीफाई करते हैं कि कितना सुबह से शाम तक इसकी डेली की सेल क्या है। ओके। हम उसको भी इवेलुएट करके उसके ऊपर लोन दे देते हैं, चाहे वो बुक्स में बहुत अच्छा भी ना हो। बट यस, हम दो चीज़ें ज़रूर देखते हैं कि उसका बिजनेस क्या है, वो इनकम कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, और उसका इंटेंट हम कैसे चेक करेंगे कि उसका इंटेंट कैसा है। वो उसकी रिपेइंग पुराने लोन से पता लगता है कि भैया ये पुराने लोन इसने लिए थे, इसका सिबिल अच्छा है, रीपेमेंट सही है, कहीं डिले नहीं है, तो वहाँ पे उस हिसाब से रिस्क लिया जाता है। ठीक। जहाँ पे कोई फर्स्ट टाइम बायर होता है तो वहाँ पे सिबिल जो होता है वो -1 होता है। सो वहाँ पे बैंक शुरू में डरता है कि भैया ये फर्स्ट टाइम बोरोवर है, तो इसको हम थोड़ा अमाउंट देंगे। फॉर अनसिक्योर्ड देयर इज़ ए रिस्ट्रिक्शन बैंक टू बैंक, कोई 10 लाख देता है, कोई 20 लाख। सेम इन प्रॉपर्टी लोन ऑल्सो। सो बट प्रॉपर्टी लोन में फिर भी बैंक थोड़ा सा अपने आप को सेफ इसलिए समझता है कि उसके पास एक कोलेट्रल है। मेरा खुद का बहुत टाइम तक -1 था, तो मुझे पता है कि हाँ, चाहे इनकम कुछ भी हो, बट वो -1 के उसी बेसिस पे ही फिर वो जज करते हैं। हाँ। सो आपकी रिपेइंग जब आपका सिबिल बताता है ना कि हाँ इसने लोन लिया था, सही से पे किया, इसका सिबिल स्कोर अच्छा है, तब उसके हिसाब से वो उस पर रिस्क ओके। एवेलुएट करते हैं। ठीक भाई, आगे बढ़े उससे पहले एक चीज़ और बता दो कि फॉर बोथ सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, लोन लेने के लिए, होम लोन लेने के लिए किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, बिना उसके लोन नहीं होता? बिल्कुल सही क्वेश्चन। हाँ। 90% लोगों को ये नहीं पता है कि प्रॉपर्टी पेपर्स देखने कितने जरूरी, ठीक है। इवन मोर देन दैट, राइट। सो हर आदमी जब सैलरीड आदमी पहली प्रॉपर्टी लेता है ना, मतलब उसके लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। बट ये आप इसको गलत मत लेना, बट ये जो बिल्डर लॉबी और ब्रोकर लॉबी है ना, ये ना लूटने के चक्कर में रहते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात बोली आप। ठीक है, इनको तो बस बेचने से मतलब है। इनको ये नहीं देख रहा है कि वो बेचारा अभी अभी उसकी नौकरी लगी है, पहला घर ले रहा है, थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दें। हाँ। सो प्रॉपर्टी पेपर सबसे पहले ज़रूरी हैं। अगर आप लोन नहीं भी ले रहे हो, सो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसको बैंक में वेरीफाई करा लो, उसका लीगल चेक कराओ, उसका टेक्निकल चेक कराओ, उसकी क्या प्रॉपर्टी कहाँ से
उसका जनरेट हुई प्रॉपर्टी किसी अथॉरिटी ने अलॉट की थी, या वो आपके पास एग्रीकल्चर लैंड थी, फर्द के थ्रू आई है आपकी, डायरेक्ट अलॉटमेंट है, तो इट इज़ ए सेफ गेम, राइट। डीडी अलॉट कर रही है या नोडा अथॉरिटी अलॉट कर रही है, सो यू विल बी हैविंग अलॉटमेंट लेटर, पोजीशन लेटर, डिमांड लेटर, वो सब कुछ आपके पास है। बट व्हेन यू आर बाइंग ए रीसेल प्रॉपर्टी, राइट, उस पेपर्स को जब तक आप अच्छे से ड्यू डिलीजेंस नहीं कर लोगे, यू शुड नॉट बाय, इवन यू शुड नॉट गिव एनी टोकन मनी टू द सेलर। आपने मेरे दिल की बात कर दी है, मैं क्या क्या के थक गया हूँ। सो आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदो, सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का एक फ्लो चार्ट बनाओ कि ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है। प्रॉपर्टी एक्स आदमी ने पास थी, बाप दादा की प्रॉपर्टी थी या अलॉटमेंट हुई थी, वो प्रॉपर्टी एक्स के पास ही, एक्स ने वाई को बेची, वाई के पास जेड को बेची। अब ये बेची तो है, बट वो किस वे ऑफ डॉक्यूमेंट से बेची है, राइट। सो अभी कुछ प्रॉपर्टी जैसे ना, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है 2011 का नवंबर का, जिसमें यू कैन नॉट बाय जीपीए प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट डू जीपीए, राइट। सो जीपीए इज नॉट अलाउड एज पर सुप्रीम कोर्ट। थोड़ा सा जीपीए का बता सो जीपीए इज जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। सो पहले क्या होता था कि एक प्रॉपर्टी अभिमन्यु को मिली, अभिमन्यु ने 100 रुपये की खरीदी, अब वो 100 रुपये की खरीदी है, अब उसको वो प्रॉपर्टी बेचनी है 150 रुपये की, राइट। अब वो 100 रुपये की प्रॉपर्टी लेगा, पहले उसकी रजिस्ट्री कराएगा, वो रजिस्ट्री कराएगा तो उस पर 10% की उसकी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, राइट। तो उसकी पड़ गई 110 रुपये की। फिर वो जब बेचेगा तो 150 की बेचेगा तो उसको 40 रुपये मिलेंगे। सो पहले क्या होता था, अभी भी होता है, पहले बहुत ज़्यादा था कि जीपीए कराई तो उसमें गवर्नमेंट की हमने फीस खा ली, फीस कर लिया, ठीक है। जीपीए पे प्रॉपर्टी ले ली, वो भी अनरजिस्टर्ड, राइट। तो वो स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में प्रॉपर्टी एक के पास गई, फिर दूसरे के पास गई, फिर तीसरे के पास, देयर आर सो मेनी डिस्प्यूट्स धीरे धीरे बढ़ने लगी। कच्ची कॉलोनी ऐसे ही बनी। सो कच्ची कॉलोनी फिर गवर्नमेंट ने भी और अभी डीडी ने भी जीपीए पावर अटॉर्नी वाली प्रॉपर्टी बंद कर दी। सो देयर इज नो लोन ऑन द प्रॉपर्टी विच इज एज ए टाइटल ऑन जीपीए। जीपीए तभी कच्ची कॉलोनियों में लोन। हाँ, सो जीपीए की प्रॉपर्टी पे लोन होता ही नहीं है, राइट। सो आप ये चेक करो कि वो प्रॉपर्टी जिसने खरीदी थी और जिसने बेची थी, उन दोनों के बीच में सब चीज़ें हैं। जो बेच रहा है क्या वो उसका असली मालिक है या वो लीगल हायर है। लीगल हायर है तो किसका लीगल हायर है, उसका उसने अपना सर्वाइविंग मेंबरशिप सर्टिफिकेट लिया है, डेथ सर्टिफिकेट लिए हैं। सो देर आर सो मैनी डॉक्यूमेंट्स, हर केस में हर ट्रांजेक्शन में अलग अलग होते हैं, ठीक है। देर आर 1000 और लैक्स ट्रांजेक्शन, हर प्रॉपर्टी की अलग ट्रांजेक्शन होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस प्रॉपर्टी का हम टाइटल सर्च करें। उस प्रॉपर्टी पे किसी और ने तो लोन नहीं ले रखा है, वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सो इतना फ्रॉड हो रहा है कि प्रॉपर्टी पे 2-2 लोन चल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप हर जगह आप नहीं पहुंच सकते तो वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा बैंक, राइट। सो जब आप बैंक को वो पेपर दोगे तो वो उसका नॉन इनकम्प्लेंस सर्टिफिकेट भी निकालेगा, उसका टाइटल भी चेक करेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी चेक करेगा, प्रॉपर्टी डेमोलिशन में तो नहीं है। ये सारी चीज़ें, ये सारे टूल्स बैंक के पास हैं, आपके पास नहीं है। आपको अगर समझ भी है तो आप कैसे चेक करोगे, आपके पास वो मैकेनिज्म नहीं है। हाँ वो हैं, बट आप ऑनलाइन है कि एमसीडी का, आप जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली की प्रॉपर्टी की हम बात करें तो एमसीडी डेमोलिशन लिस्ट 2024 आप डाल दो। अब वो उसमें अपडेट हुई है, अभी ये नहीं हुई है, पुरानी आप डाल रहे हो, हट गई है, नहीं हट गई है। सो आप वो सही नंबर डाल रहे हो जो वहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको कैसे चेक करोगे। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी नंबर A1/24, अब वहाँ पे वो किस तरह से उन्होंने डाटा फीड किया है अथॉरिटी ने, यू नेवर नो। आपने डाल भी दिया, वहाँ पे नहीं आ रहा है, बट वो है उनके रिकॉर्ड में। आपने एक डेमोलिशन वाली प्रॉपर्टी परचेज कर ली, अब आपने पैसा भी दे दिया, बयाना भी दे दिया, और उस पर लोन भी नहीं हो रहा है, तो आप फंस गए। तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप उसकी सॉल्यूशन ढूंढोगे कि भैया कोई भी इसको पैसा दे दे, ज़्यादा ब्याज पे दे दे, कैसे भी ले लें। तो आप ड्यू डिलीजेंस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो कोई भी प्रॉपर्टी लो, पहले उसका लीगल और टेक्निकल जरूर चेक करो। बिल्कुल ठीक है। एंड in case of it is a builder property, you should check रेरा वेरीफाइड, रेरा नंबर लिया हुआ है, क्या पेमेंट प्लान है। अगर रेरा नहीं लिया है और आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। सो आप सबसे पहले रेरा चेक करो, रेरा की साइट पे जाओ, सब कुछ मेंशन होता है वहाँ पे कि क्या पेमेंट प्लान है, क्या लेआउट है। जो लेआउट दिया है और जो बन रहा है वो डिफरेंट तो नहीं है। जो पेमेंट उन्होंने अप्रूव कराई है, पेमेंट प्लान जो अप्रूव कराया है, उसके अलावा बिल्डर कुछ और तरह से तो डिमांड नहीं कर रहा है, दैट यू शुड टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, अब थोड़ा सा पेपर्स पे भी बात कर लेते हैं कि सारी चीज़ें अगर ठीक हैं और फिर अगर लोन लेने जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, बेसिक पेपर्स, या फिर क्या चीज़ें बैंक रिक्वायरमेंट होती है बैंक की साइड से। हाँ, सो इन प्रॉपर्टी प्रोस्पेक्ट
कंप्लीट चेन ऑफ डॉक्यूमेंट आपको चाहिएगा प्रॉपर्टी का. ठीक है. एंड इफ इट इज अप्रूव्ड प्रॉपर्टी यू रिक्वायर्ड सैंक्शन मैप ऑल्सो विद द एरिया चार्ट. ठीक है. सो 2 चार्ट होते हैं. कोई भी प्रॉपर्टी अगर अथॉरिटी से अप्रूव होती है तो एक तो उसका लेआउट होता है कि वो प्रॉपर्टी किस तरह की बनेगी, व्हाट इज़ द लेआउट, और कितना एरिया उसका अप्रूव्ड है. बेडरूम का एरिया कितना है, 10 बाई 12 है, बालकनी का क्या एरिया है, ड्राइंग का क्या एरिया है. सो उसके लिए एक एरिया चार्ट होता है. तो 2 नक्शे होते हैं. तो आपको ये सैंक्शन प्लान भी लेना है, प्लस आपको प्रॉपर्टी की पूरी चेन लेनी है जब से वो प्रॉपर्टी आएगी. ठीक. फोटो कॉपीज. ठीक है. तभी वो आपका प्रॉपर्टी का टाइटल चेक हो पाएगा. और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है? पर्सनल डॉक्यूमेंट वेरीज, राइट. सो इफ ही इज ए सैलरीड पर्सन, राइट, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन दूसरा होता है. इफ कस्टमर इज रनिंग प्रोप्राइटरशिप फर्म उसका डिफरेंट होता है. पार्टनरशिप चला रहा है तो पार्टनरशिप का अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है. प्राइवेट लिमिटेड चला रहा है तो उसका अलग डॉक्यूमेंटेशन होता है. ठीक. सो केवाईसी सबके सेम होते हैं, राइट. प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनरशिप में थोड़े ही केवाईसी बढ़ जाते हैं. ओके. कि लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स बढ़ जाता है कि कितने इस कंपनी में डायरेक्टर्स हैं, कितने शेयर होल्डर हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कितने हैं, क्या उनकी पार्टनरशिप शेयरिंग है. सो वो डॉक्यूमेंट बढ़ जाते हैं. बाकी जनरल डॉक्यूमेंट ही चाहिए होते हैं जो मेरी टिप्स पे ही है. जैसे आपको 3 साल की ITR चाहिए, 1 साल की उसकी सभी अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसके KYC हो गए, वो उद्यम में रजिस्टर्ड है या नहीं है, 26 ES से उसका पता लग जाएगा क्या TDS वो जमा कर रहा है, एडवांस टैक्स वो कितना उसने पे किया है वो पता चल जाता है. सो दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एनी पर्सनल लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, व्हाटएवर. ठीक. और जॉब वालों के लिए तो मोस्टली सेम ही है सब, वो उनको सैलरी स्लिप और वो सब. सैलरी स्लिप हो गई सैलरीड के लिए, 6 मंथ की सैलरी स्लिप, 1 ईयर की बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, KYC, दैट्स इट. ओके. अभी एक ना मैं आपसे और एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, बिकॉज आपको इतना एक्सपीरियंस रहा है. एक सोशल मीडिया पे आजकल आपने देखा ही होगा, फाइनेंस वाली बहुत रील चलती हैं कि लोन लो, होम लोन लो और 10 लाख आपके पास आ जाए, जमा कर दो, ठीक है, जल्दी लोन ख़त्म हो जाएगा, यू विल बी हैप्पी एंड ऑल दैट. क्या ऐसा करना चाहिए आपके हिसाब से कि अगर आपने एक बार होम लोन ले लिया, उसको जल्दी पे करना इज़ अ प्रॉफिट और अ लॉस आपके हिसाब तो से? ये डिपेंड करता है कि आप कितने अपॉर्चुनिस्ट हो, ओके. राइट. अगर आप एग्रेसिव माइंडसेट वाले हो, आपको ग्रोथ करनी है, आपने होम लोन लिया है 8.5% पे, आप मुझे बताओ इससे सस्ता रेट कहाँ पे मिलेगा? कौन से लोन का रेट 8.5 पौने 9% है, राइट. अगर आपने वो पे करना है 8.5%, अब 8.5% तो आपको FD पे मिल रहा है, राइट. आप FD में लो, फिर आप शेयर क्यों ले रहे हो? अगर आपको एक माइंडसेट है कि भैया मेरे को 8.5% बचाना है, राइट, तो फिर आप FDs ले लो, राइट. सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. अगर उसको ये है कि भैया मेरे को अपनी लाइफ ईजी करनी है, आई डोंट वांट टू ग्रो, मेरे को अब थोड़ा सुकून चाहिए, सो दिस इज़ द बेस्ट वे. मेक ए सेफ, हर महीने का अपना छोटा सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो. रिकरिंग डिपॉजिट भी आप कर सकते हो 11 महीने का. हर महीने आप थोड़ा सा अमाउंट रिकरिंग डिपॉजिट में डाल दिया और जब वो 11 महीने 12 महीने निकाल के पार्ट पेमेंट डाल दिया. सो दिस इज़ वन साइड विच इज़ वेरी कंजर्वेटिव, जिसमें आप सिर्फ ये है कि आप अपनी लाइबिलिटी कम कर रहे हो. येस, इट इज़ बेनिफिट, बिकॉज जब आप पार्ट पेमेंट करते हो सो इट विल बी कम्प्लीटली एडजस्टेड फ्रॉम योर प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है. सो उस पर जो भी आप अमाउंट उस दिन, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का लोन था, आपने 1 साल बाद आपका 90 लाख या 92 लाख का लोन बचा है या 95 लाख का बचा है और यू वांट टू मेक पार्ट पेमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज़, सो 95 लाख बचे तो माइनस 10 लाख, सो 85 के हिसाब से आपकी इंस्टॉलमेंट बन जाएगी. ठीक है. और आप सेम EMI पे करना चाहते हो तो आपका टेन्योर कम हो जाएगा. दिस इज़ वन थिंग. बट 8.5% का पैसा पार्ट पेमेंट में करना मेरे हिसाब से फॉर बीइंग ए अपॉर्चुनिस्ट बेकार है, राइट. सो अगर हमारे पास हमें दिखता है कि हम इतनी, हमारी इनकम भी सफिशेंट है, उसमें हम थोड़ा ऐड ऑन करके एक प्रॉपर्टी ऐसी ले लें और जो हमारे को कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे मिल रही हो, राइट, जिसमें हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी हमारी अप्रिशिएट करेगी 1 साल में या 2 साल में. सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग पार्ट पेमेंट, मैं एक दूसरी प्रॉपर्टी और ख़रीदता हूँ, जो काफ़ी लोग करते भी हैं, मैं भी करता हूँ. दूसरी प्रॉपर्टी ख़रीद लो, उसमें आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान ऑप्ट करो, आप एक बेसिक्स छोटा सा अमाउंट 10% का पे करो, बाकी बैंक आपको दे देगा. जब 1 साल में 2 साल में जब आपको लगता है कि हाँ ये अप्रिशिएट हो गई है, आप तब उसको बेच लो, उसका जो प्रॉफिट आएगा उससे पार्ट पेमेंट कर दो, राइट. सो आपकी पूंजी भी नहीं ख़त्म हुई, आपने पैसे भी कमा लिए, आपने इंटरेस्ट भी सेव कर लिया. सो देर आर वेरियस वे. आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, आपने रेंटल जनरेट कर लिया, राइट. सो देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शन, डिपेंड्स आप उसको किस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हो. बट अगर आप मेरी बात करोगे तो आई विल नॉट मेक पार्ट पेमेंट. आप ही से बात हो रही है, आप ही से जानना चाहते हैं, बिकॉज पॉइंट ये ना, अगर मेरे मुंह से आता तो वो थोड़ा सा ये लगता कि यार मैं तो
क्योंकि मैं रियल स्टेट से हूँ तो मैं उसी की बढ़ाई करूँगा। क्यों ना आपके, क्योंकि जो ऑनलाइन चल रहा है ज़रूरी नहीं है वो हर चीज़ सही हो। आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी इस्तेमाल करो। 8.5% मतलब मैंने भी कई लोगों को बोला क्यों करना है भाई, दूसरी प्रॉपर्टी बनाओ, उससे प्रॉफिट कमाओ, इसको भरो और प्रॉफिट को और आगे जगह यूज़ देयर आर करो। वेरियस वे। आपको लगता है कि भैया मैं हर महीने 20,000 रुपये बचा सकता हूँ, आप 20,000 रुपये का गोल्ड खरीद लो हर महीने। आप एक हैबिट बनाओ कि भैया मेरे को हर महीने 20,000 रुपये का गोल्ड खरीदना है। अभी मैं सोचो 1 साल बाद कितना होगा, आप उसको 5 साल बाद देखना, राइट। तो एक तो आपकी पूंजी इकट्ठी हो गई, तरीके बहुत सॉलिड। सो देयर आर वेरियस वे। आपने ब्लू चिप शेयर ले लिया, आप पिछले 5 साल की कोई भी अच्छी शेयर उठा लो, कोई भी पिछले 5 साल कोई सा भी आप ब्रैकेट 5 साल का ले लो, चाहे 95 से 2000 का ले लो, 2005 का ले लो, उस 5 साल का उस अच्छे शेयर का ट्रैक देख लो, 99% शेयर आपकी डबल और ट्रिपल मिलेंगे। सो कहीं पे भी आपको अच्छे शेयर्स आपको नुकसान नहीं दे सकते इफ़ यू हैव अ लॉन्ग होराइजन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कमर्शियल के बारे में, बिकॉज कमर्शियल को लेके मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ होती है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की बात करते हैं कि कमर्शियल पे लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इतना होता है, इतना नहीं होता है। थोड़ा सा आप कमर्शियल को एक्सप्लेन कर दो, कमर्शियल पे लोन कितना होता है, और अगर उतना होता है तो बाकी का जितना होम लोन पे होता है उतना क्यों नहीं होता। पहला चलो सब इससे स्टार्ट करते हैं कि कमर्शियल पे लोन कम क्यों होता है होम लोन से। कमर्शियल पे लोन कम इसलिए होता है बिकॉज ये एक आपका जो पुराना पास रहा है बिल्डर्स का, सो जो डिलीवरेबल रहा है बिल्डर्स का वो दैट वाज नॉट गुड। पहले बिल्डर जो प्रॉपर्टी लॉन्च करते थे, डिलीवर करते थे, तब बैंक लोन 70-80% तक भी देता था। रजिस्ट्री पे बेसिकली रजिस्ट्री पे दिया भी है पहले, जैसे डीएलएफ की अगर हम बात करें तो अप टू 75% तक बैंक ने फंड किया भी है। बीच में देयर वाज अ बैड सिचुएशन जहाँ पे सभी बिल्डर्स ने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किए, डिलीवरी। कस्टमर्स परेशान हुए, राइट। अब उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ना आप जब कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हो तो यहाँ पे इन दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो देयर इज़ ए वेरी ह्यूज ग्रे एरिया जहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइस कुछ और होते हैं और दिखाए एक्चुअल कुछ और होते हैं, राइट। सो अब जब दो चीज़ें हैं, एक तो बैंक पे लोन लेना है वो तो एक सेकेंडरी है, कमर्शियल आदमी ले भी नहीं पाता है बिकॉज जो उसका कंपोनेंट है वाइट का और ग्रे मार्केट जिसको हम कहते हैं विच वी शुड नॉट डिस्कस, राइट। नहीं, उधर जाएंगे भी नहीं, उधर जाएंगे भी नहीं। सो कमर्शियल में हमेशा बिकॉज डिलीवरी टाइम से नहीं हुई है और जो रिवेन्यू बिल्डर कमिट करता है कि हाँ ये इससे आपको इतना रेंट आएगा, इतना आपका प्रॉफिट आएगा, सो वो आएगा नहीं आएगा वो कब पता चलेगा जब वो प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाएगी। सो बैंक भी अपने रिस्क को उतना ज़्यादा लेके नहीं चलता है कि भैया कल को इन केस की डिफ़ॉल्ट, सो मेरे पास मैंने 50% की फंडिंग करी है, सो आई एम सेफ। कितना भी जाएगा तो 20% 30% भी अगर मैं इसको नीचे डिस्ट्रेस वैल्यू पे बेचूंगा तो आई एम कवर्ड। अगर वो शुरू में 80% आपको फंड कर देगा या 70% फंड कर देगा, कल को वो बाई चांस मॉल और प्रॉपर्टी आपकी फेल हो गई, राइट, तो उसका 20-30% तो वैसे मार्केट टूट जाएगा। सो ऑल अकाउंट विल बिकम एनपीए, सो बैंक तो लूट जाएगा। सो इसलिए ऑन ए कंजर्वेटिव साइड बैंक अपने आप को थोड़ा सेव करके चलता है और इसीलिए उसको थोड़ा फंडिंग कम देता है। अब थोड़ा सा कमर्शियल पे अगर बात करें, जैसे कमर्शियल में अलग अलग ऑफिस स्पेस है, शॉप है, हाई स्ट्रीट, और आजकल मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना दिए हैं, तो सब में अलग अलग परसेंटेज ऑफ लोन होता है, सब में सेम ही होता है। सो इफ़ इट इज़ एक्स प्रोजेक्ट, राइट, वो किसको चढ़ रही है, कौन किराए पे ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, उसमें वो शोरूम खोल रहा है, रेस्टोरेंट खोल रहा है, एटीएम खोल रहा है, सो लोन विल बी सेम, ठीक, राइट। बट जो लोन ले रहा है उसको लोन कितना मिल रहा है दैट इज बेसिस ऑन हिज इनकम। इनकम वो तो हाँ समझ गया मैं। बट इफ एक्स मॉल इज अप्रूव्ड बाय एक्स बैंक, हाँ सो उसने अगर उस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है तो जो लोन टू वैल्यू रहता है दैट वुड बी रिमेन सेम फॉर एवरी कस्टमर। ओके ठीक है। अब जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव इन, बेसिकली रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, तो इसमें कितना डिफरेंस आता है? अंडर कंस्ट्रक्शन में जब बैंक लोन करता है कमर्शियल में तो वो कितने परसेंटेज के आसपास? अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बैंक्स बहुत कम कर रहे हैं, ओके एज गुड एज ना के बराबर। ठीक है। इफ़ इट इज़ कंप्लीट अच्छा बिल्डर है, बहुत ही अच्छे सारे ही प्रोजेक्ट बहुत अच्छे डिलीवर किए हैं, सो बेसिस ऑन बिल्डर रेपुटेशन देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स इज गेटिंग अप्रूव्ड बाय द बैंक, नॉट ऑल, राइट। बट जहाँ पे रजिस्ट्री हो गई है सो नाउ इज इंडिपेंडेंट, तो उसमें अब बिल्डर का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया। जब वो प्रॉपर्टी अब उसकी पोजीशन ले ली है, रजिस्ट्री हो गई है, तो यहाँ पे बैंक को पता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी आज की डेट में इसकी रजिस्ट्री हो गई है, आज इसकी क्या वैल्यू है वो उसको इवेलुएट कर सकता है, ठीक है। और इस हिसाब से वो उसको फंड करता है।
ओके। तो क्योंकि मैंने जो सुना है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में से 50% के आसपास तक लोन होता है, वहीं पे आप ही बता रहे थे, हमारी जो बात हो रही थी कि रेडी टू मूव में 70% तक हो जाता है। तो जैसे हाउसिंग में तो 80% हो ही जाता है होम लोन वाले में, तो इसमें 70 से ऊपर नहीं जाता है, 70 पे अटक जाते हैं आके? नहीं, 70 तो ऑन हायर साइड है। अदरवाइज जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रहता है फॉर कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, इट इज़ बिटवीन 50 to 60% मैक्स। अच्छा। 70% सम सिनेरियो में हो जाता है जहाँ पे हमें दिखता है कि हाँ कस्टमर का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी इज़ वेरी गुड, हमारे को पता है कि ये मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा फुटफॉल है, प्रॉफिट मेकिंग प्रॉपर्टी है, ये नुकसान नहीं देगी बैंक को कल को इन केस समथिंग हैपन टू कस्टमर। सो वहाँ पे कभी कभी 70 चले जाते हैं, डिपेंड्स कि वो क्या ट्रांजेक्शन है, बट इन ऑल केस इट इज़ नॉट एवरी ट्रांजेक्शन गेटिंग 70%। ओके। सो इट इज़ बिटवीन 50 to 60। अब मैंने ना कुछ जो मार्केट में देखा है अब आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ। कुछ बिल्डर्स क्या करते हैं, जैसे एक बैंक है, उसकी एक NBFC है, ठीक है, नाम दोनों का सेम है, थोड़ा सा चेंज है। NBFC के क्राइटेरियाज लोन करने के बहुत ही अलग हैं, बैंक के बिल्कुल ही अलग हैं। तो NBFC से पास करा लेते हैं अपना प्रोजेक्ट और टैग लगा देते हैं मेन वाली बैंक का। ऐसा आपने देखा है होते हुए? मैंने कभी नहीं देखा ऐसा। अच्छा, मैंने अभी रिसेंट में मुझे एक आया था, मेरे एक इन्वेस्टर से बात हो रही थी। क्योंकि अगर कोई NBFC आज की डेट में NBFC इज़ बिगर देन बैंक्स। अगर हम बात करें बजाज और HDB फाइनेंशियल सर्विसेज या गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस या टाटा, दीज आर गुड NBFC। बजाज में तो आपका भी हाथ बहुत अच्छा रहा है। सो दे आर वेरी गुड NBFCs जहाँ पे ना मतलब आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलते हैं, बेस्ट सर्विस मिलती है, बेस्ट लोन अमाउंट मिलता है। बैंक्स आर रिस्ट्रिक्टेड विद देयर आर सो मैनी कंप्लायंस, सो वहाँ पे जो पैरामीटर सेट हैं आप उनको आपको विद इन द कंप्लायंस ही आपको काम करना पड़ेगा। NBFC is more Where flexible. NBFC are more flexible, so there are few deviations which they take easily take. ओके। अब एक ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है, काफ़ी चल रहा है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स। ठीक है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स दोनों कैटेगरी में हो जाते हैं, रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल भी आ जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताओ कि अगर So studio apartment जो होते हैं they are never be considered as residential. अच्छा, स्टूडियो अपार्टमेंट का पर्पस है टू गेट सम रिवेन्यू आउट ऑफ राइट। सो जब आप किसी प्रॉपर्टी से रिवेन्यू जनरेट करने की सोच रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड कमर्शियल एक्टिविटी, राइट। सो कोई भी स्टूडियो अपार्टमेंट अगर आप ले रहे हो तो आप अगर उसका रेरा देखोगे या उसके डॉक्यूमेंट देखोगे, सो वहाँ पे वो कमर्शियल अप्रूव होगा, ना कि रेजिडेंशियल। अच्छा, सो अगर वो उसका टाइटल ही कमर्शियल जनरेट हुआ है तो आप उस पर हाउसिंग लोन नहीं ले सकते। ओके। लेकिन भाई कुछ जो रेजिडेंशियल लैंड पे होते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट, उनका क्या? सो इफ इट इज ए स्टूडियो सो इट विल बी कमर्शियल ओनली। आप उसको दूसरे से मिक्स करें, दैट इज 1 bedroom सेट, 2 bedroom सेट। अब बेचने के तरीके अलग हो जाते हैं। सो आप उसको किस तरह से बेच रहे हो दैट इज डिफरेंट, बट अगर वो पेपर्स में आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है वो आपका कमर्शियल नहीं होगा, वो दैट इज विल बी कमर्शियल। और अगर कोई बोल रहा है कि रेजिडेंशियल लैंड पे स्टूडियो अपार्टमेंट बनाए, यानी कि उसका ऑन पेपर नाम कुछ और है। सो बैंक उसको चेक करेगा, इफ ही फाउंड्स कि कमर्शियल है तो ये विल नॉट गिव। अच्छा, ठीक है। और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे जिन पे स्टूडियो अपार्टमेंट, जैसे जो हम बात भी कर रहे थे कि वहाँ पे 65-70% तक लोन हो रहा है, तो ऐसे लोन्स कैसे होते हैं फिर? सो दे मस्ट बी या तो उनका 90 और 100% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, वो हो चुका है। राइट। हाँ। सो जहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी ऑलमोस्ट डन है, तो वहाँ पे बैंक 60% तक भी जा रहा है। ओके। कि हाँ, बिकॉज इट इज़ अबाउट टू पोजीशन, उसका हैंड ओवर हो रहा है, प्लस रेंटल भी आ कंप्लीट रहा हो रहा है, OC हो गया, उसका सब चीज़ें हो रही। जहाँ पे इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं। अब भाई एक और बात बताओ, ये जो बैंक जो प्रॉपर्टीज़ मार्केट में बेचता है, जो जब्त करता है प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उस पर क्या डिस्काउंट मिलता है, कैसे होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है अगर किसी को खरीदनी है, ठीक है, तो वो क्या प्रोसेस क्या है उसका? देखो ये ना मतलब बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। सो क्या होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं बेच सकता ना। सो प्रॉपर्टी बैंक का बेचता है व्हेन अकाउंट बिकम NPA। सो उसमें सरफेसी एक्ट एप्लीकेबल है। उसमें एक टाइम लाइन होता है 9 to 12 मंथ का, उसका टाइम आफ्टर बिकम NPA बैंक कस्टमर से बात करता है, उसको देखता है कि पहले वो पैसा वहीं से आ जाए, बिकॉज एक साल के बाद आप अगर उसकी बात कर रहे हो कि वो ऑक्शन में जा रहा है, सो जो बैंक ने पैसा दिया था वो प्लस उसका इंटरेस्ट अभी तक का, राइट, देन देयर ओवर ड्यूज पेनल्टी, वो सारा अमाउंट हो जाता है। सो जब आप ऑक्शन में जाते हो, सो इट इज़ नॉट दैट कि जो प्रॉपर्टी आप सोच रहे हो वो उतने की है। सो मैक्सिमम बैंक की जो ऑक्शन होती है दे आर नॉट दैट सक्सेसफुल।
सो ऑक्शन पहले एक ऑक्शन आप वो निकालते हैं। अब चूंकि वो पहले एक ऑक्शन निकाली है, अब उसमें उन्होंने अपना डेट भी डाला हुआ है, इंटरेस्ट भी डाला हुआ है, पेनल्टी भी डाली हुई है। तो जब जब आते हैं उसको, जब अपना आप इंटरेस्ट शो करते हो उस प्रॉपर्टी में, देखते हो यार ये तो इतना पैसा, इसकी वर्थ ही नहीं है प्रॉपर्टी की। अच्छा, ऐसा होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक एंड ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, राइट। सो पहले तो बैंक कोशिश करता है कि उसी से बात करके सेटल कर लिया जाए, जिसको हम बोलते हैं OTS, वन टाइम सेटलमेंट। बट कभी कभी ऐसा होता है बैंक के पास, बैंक को पता है कि भैया मेरे पास 500 रुपये की प्रॉपर्टी है, 50 रुपये का लोन है, मैं तो नहीं दूंगा वन टाइम सेटलमेंट, तेरे से जो होता है कर ली। सो दिस इज़ वॉट द प्रैक्टिस इज। बट ऑक्शन में जो प्राइस आता है, अगर हमने 200 रुपये की प्रॉपर्टी है हमारे पास, जहाँ पे बैंक्स ने पहले ना 100% फंड किया हुआ था, 80-90% फंड किया हुआ है, सो वहाँ पे गेम चेंज हो जाता है। अब वहाँ पे जब गेम कैसे चेंज होता है, अब बीइंग ए बोरोवर वो सोचता है भैया 100 रुपये की प्रॉपर्टी है, मेरा तो NPA हो गया, मेरा तो नाम खराब हो गया, अब मेरे को तो चाहिए नहीं। अब वो 100 रुपये की प्रॉपर्टी का जब वो बैंक ऑक्शन करता है और 20 रुपये उसमें अपने इंटरेस्ट ऐड कर देता है, 120 रुपये का वो जब बेचने जाएगा मार्केट में ऑक्शन के थ्रू, वो विल बाय इट, कोई भी नहीं करेगा। एक तो ऑक्शन की प्रॉपर्टी दूसरे आदमी को पता है कि यार स्ट्रेस सेल है, 50 रुपये की मिलेगी तो दिमाग लगाएं, 120 की क्यों लें। सो मैक्सिमम बैंक्स की जो ऑप्शन है वो फेल होती है। ओके। हाँ, सो मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी बैंक्स की फेल होती हैं, डिपेंड्स, राइट, ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन अलग अलग होती हैं। सो बैंक का तो यही रहता है कि जो उनका अपना पैसा है कम से कम वो तो वापस आ ही जाए। बट ऑक्शन का जो एक मिथ बना हुआ है ना लोगों का, ये ऑक्शन की प्रॉपर्टी दिलवा दो और विल मेक एम्पल अमाउंट, सो इट मेरे इज को बहुत सवाल आते हैं कि सर हमें दिलवा दो, आपकी कोई जुगाड़ है तो करवा दो। एंड दूसरा, आफ्टर इफ यू गो फॉर ऑक्शन प्रॉपर्टी, उसके बाद भी देर आर सो मेनी लीगल कॉम्प्लिकेशन, कल को वो आ जाए वापस, उसका कोई और दावेदार आ जाए कि भैया आपने ऑक्शन कैसे कर दी, सो इट विल बी ऑलवेज ए नॉट इन दैट क्लियर टाइटल। सो इसीलिए हर बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी को फंड भी नहीं करता है। सर दर्दी है विथ। हाँ, कितने परसेंट वैसे ऐसा होता होगा, कितने परसेंट ढंग की डील्स आती हैं इसमें? नो, आई हैव नो आइडिया। अच्छा, ठीक, क्योंकि इसको ना लेके सोशल मीडिया पे लोग कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहे हैं। इवन कुछ वेबसाइट्स भी जिन पे डील्स दिखती हैं, बट जब करने जाओ तो कहानी कुछ और ही निकल के आ जाती है कि फिर वो पेपर वर्क और वो एक टेंशन बहुत सारे पेपर्स हैं। आपका बैंक का आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, आपका बैंक से लेटर चाहिए, एक सर्टिफिकेट इशू होता है बैंक ऑक्शन का, वहाँ पे सारी NOC जरूरी है, वो सारा लीगल कंप्लायंस अगर आपका पूरा नहीं है एंड यू आर गोइंग फॉर ऑक्शन प्रॉपर्टी, इट माइट बी क्रिएट ए न्यू प्रॉब्लम फॉर योर लाइफ। तो वो कच्चा लालच हमेशा बुरा होता है, नेवर गो फॉर इट। मेरी एक्चुअली आज ही एक वीडियो अभी लाइव हुई है, तो मैंने उसमें यही बोला, मैं भाई 2 रुपये बचाने के चक्कर में 20 रुपये मत गवा देना बस। तो वो चीज़ है। अभी हमने मोस्टली सारी बात कर ही ली है, इसके अलावा अगर कुछ होगा तो वो लोग कमेंट्स में बता ही देंगे एंड वील डिस्कस इन अनदर पॉडकास्ट। मुझे पता है कि हम एक और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। इस पॉडकास्ट को यहीं विराम लगाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। Anytime, इट वाज ग्रेट होस्टिंग यू ऑन रियल एस्टेट टू सेट। थैंक यू सो मच सर। अगर इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद लोन को लेके आपकी धारणा कुछ चेंज हुई है, या आपको कुछ नया कुछ सीखने को मिला, या आपको ये समझ आया कि आप कैसे लोन को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, तो हमें कमेंट्स में या हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर बताइएगा। बिकॉज आपके अच्छे वर्ड्स हमें प्रेरित करते हैं कि हम आने वाले टाइम में और अच्छी वीडियो बनाएं और अच्छे गेस्ट को बुलाएं जो कि आपकी लाइफ में और वैल्यू एडिशन कर सकें। बाकी इसको सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए सो दैट उनको और समझ आए। स्पेशली अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइएगा जिससे उनको समझ आए, अगर आप मिडिल क्लास हैं तो, कि लोन आप कैसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इससे रिलेटेड अगर कुछ भी चीज़ें हैं या आने वाले टाइम में आप कुछ और स्पेसिफिक आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट उनके बारे में करें, तो कमेंट्स आपके लिए खुला हुआ है, व्हाट्सएप आपके लिए खुला हुआ है, ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगा अगले पॉडकास्ट में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बारिश का आनंद लीजिए। मौसम NCR का बहुत अच्छा हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय भूमि, जय भारत।